दोस्तों आज हम लोग 2011 का जो प्रीलिम्स में सीसेट होता है उसको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित 8 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 2 लेखांशों में से प्रत्येक को पढ़िए और उनके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल लेखांशों पर ही आधारित होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। सरकार के आकार के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो, राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह भारत राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करे, सभी आवश्यक नौकरियों का सृजन करे और सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखे। ऐसी अपेक्षा विशाल बोझिल नौकरशाही को और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी। यह लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था, हम उसके साथ बने रहें और साथ ही इसके प्रति एक अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएं कि राज्य यथार्थतः क्या प्रदान कर सकता है। यही एक सामर्थ्यकारी राज्य के विचार की ओर ले जाता है, अर्थात एक ऐसी सरकार जो नागरिकों को उनकी आवश्यकता की हर चीज़ की प्रत्यक्षतः पूर्ति करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि वह बाजार के लिए एक सामर्थ्यकारी लोकाचार का सृजन करती है ताकि व्यष्टिक उद्यम फल फूल सके और नागरिक अधिकांश भाग के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कर सके। और दूसरा, वह ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो स्वयं अपनी बेहतरी नहीं कर पाते, क्योंकि कैसी भी व्यवस्था क्यों न हो, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिन्हें सहारे और मदद की आवश्यकता होती है। अतः हमें एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो बाजार के मामले में प्रभावी प्रोत्साहन अनुकूल नियम स्थापित करे और न्यूनतम हस्तक्षेप करती हुई हाशिए पर बनी रहे और साथ ही साथ निर्धनों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं तथा पर्याप्त पोषण और आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनकी प्रत्यक्ष सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेखांश के अनुसार समावेशी समृद्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था। समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो। सरकार को बाजार की प्रक्रियाओं में अधिकतम हस्तक्षेप रखना चाहिए। आवश्यकता है कि सरकार के आकार में परिवर्तन हो। चारों से पहला और दूसरा ही केवल सही है, नीचे तीसरा चौथा गलत है। लेखांश के अनुसार लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था, हम उसके साथ बने रहें। उसके अनुसार ही समावेशी समृद्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था। अतः कथन एक सही है। लेखांश में वर्णित है कि समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो, अतः कथन 2 भी सही है। कथन 3 एवं 4 लेखांश के अनुसार सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें वर्णित है कि हमें एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो बाजार के मामलों में प्रभावी प्रोत्साहन अनुकूलन नियम स्थापित करे और न्यूनतम हस्तक्षेप करती हुई हाशिए पर बनी रहे, अर्थात सरकार को बाजार की प्रक्रियाओं में अधिकतम हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत सरकार के आकार में परिवर्तन करने की। लेखांश के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक पर संकेंद्रित करके समावेशी समृद्धि की कार्यनीति कार्यरूप में परिणत की जा सकती है।
देश के प्रत्येक नागरिक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर विनिर्माण क्षेत्र पर नियमों को बढ़ाकर विनिर्मित वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित कर समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कर। लेखांश के अनुसार समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करके समावेशी समृद्धि की कार्यनीति कार्य रूप में परिणत की जा सकती है। समावेशी समृद्धि में सरकार ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो स्वयं बेहतरी नहीं कर पाते, क्योंकि कैसी भी व्यवस्था क्यों न हो, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिन्हें सहारे और मदद की आवश्यकता होती है। अतः निर्धनों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं तथा पर्याप्त पोषण और आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनकी प्रत्यक्ष सहायता करते हुए समावेशी समृद्धि की कार्यनीति कार्य रूप में परिणत की जा सकती है। सामर्थ्यकारी सरकार के संघटक क्या हैं? विशाल नौकरशाही, प्रतिनिधियों के माध्यम से कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना, ऐसे लोकाचार का सृजन करना जिसमें व्यष्टिक उद्यम को मदद मिले, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना जो अल्प सुविधा प्राप्त हैं, निर्धनों को बुनियादी सेवाओं के संबंध में सीधे मदद देना। तो तीसरा, चौथा और पांचवा सही है, पहला दूसरा गलत है। सामर्थ्यकारी सरकार की संघटक हैं एक सामर्थ्यकारी लोकाचार का सृजन ताकि व्यष्टिक उद्यम फल फूल सके और नागरिक अधिकांश भाग के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कर सकें। सरकार ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो स्वयं अपनी बेहतरी नहीं कर पाते, अर्थात उन्हें संसाधन उपलब्ध कराती है जो अल्प सुविधा प्राप्त हैं। साथ ही साथ निर्धनों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं तथा पर्याप्त पोषण और आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अतः तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। जबकि विशाल और जटिल भारत के स्वरूप को देखते हुए विशाल नौकरशाही तथा प्रतिनिधियों के माध्यम से कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी। तो कथन 1 एवं 2 सामर्थ्यकारी सरकार के संघटक नहीं है। राज्य क्यों सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थ है? उसके पास पर्याप्त नौकरशाही नहीं है, वह समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करता। दूसरा ही, न तो पहला न तो दूसरा। राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, यह भारत के राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। अतः पर्याप्त नौकरशाही की कमी तथा राज्यों द्वारा समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित न किया जाना दोनों ऐसे कारण नहीं हैं जिससे राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इस लेखांश के लेखक द्वारा व्यक्त सारभूत संदेश क्या है? राष्ट्र के संस्थापकों के द्वारा तथाकथित समावेशी समृद्धि के उद्देश्यों को याद रखना चाहिए। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के निर्धन स्तरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार और उद्योग स्थापित करे। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस लेखांश में लेखक द्वारा व्यक्त सारभूत संदेश समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जो लेखांश की पहली पंक्ति में ही उद्धृत है। डी सही है। लेखांश 2, सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय हो उठते हैं। यह उस समय सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। विकासशील देशों में किसानों और जनजातियों का उमड़ कर उठना क्षेत्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्भर के लिए
आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और नारी आंदोलन समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण हैं। इन सामाजिक आंदोलनों के रूप और उनकी तीव्रता अलग अलग देशों में और किसी देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए इन आंदोलनों की उपस्थिति मात्र देश में सृजनशील समाज के आविर्भाव को इंगित करती है। सृजनशील समाज के लेखक का क्या तात्पर्य है? यह समाज जहाँ विविध कला रूप और साहित्यिक लेखन प्रोत्साहन पाने का प्रयत्न करते हैं। एक समाज जहाँ सामाजिक असमानताएं मानक की तरह स्वीकृत हैं। एक समाज जहाँ विशाल संख्या में अंतर्विरोध मान लिए जाते हैं। एक समाज जहाँ शोषित और उत्पीड़ित समूहों में अपने मानवाधिकारों एवं उत्थान की चेतना विकसित होती है। तो इसमें तीसरा और चौथा सही है। लेखांश के अनुसार सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय हो उठते हैं। यह उस समय सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। अतः सृजनशील समाज से लेखक के निहितार्थ कथन 3 एवं 4 से स्पष्ट हो जाते हैं। लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्ति कौन कौन सी है? आक्रामकता और दाहक होना, बाह्य बलों के द्वारा उकसाया जाना, सामाजिक समानता और वैयक्तिक स्वतंत्रता की तलाश। तीसरा एकदम सही है। समाज के अवमानित वर्गों को विशेषाधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करना। तीसरा चौथा सही है। लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्तियां सामाजिक समानता और वैयक्तिक स्वतंत्रता की तलाश तथा समाज के अवमानित वर्गों को विशेषाधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करने का आग्रह है। विकासशील देशों में किसान और जनजातियों या अवमानित वर्गों का उमड़ कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन, नारी आंदोलन इत्यादि का विशेषाधिकार या आत्मसम्मान तथा सामाजिक समानता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किया गया आंदोलन सामाजिक आंदोलन की अभिव्यक्तियां हैं। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सृजनशील समाज बनने के लिए विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का होना अनिवार्य है। सृजनशील समाज बनने के लिए संभाव्य अंतर्विरोधों और संघर्षों का होना आवश्यक है। दोनों सही हैं। विकासशील देशों में किसानों और जनजातियों का उमड़कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और नारी आंदोलन समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण हैं। अतः सृजनशील समाज बनने के लिए विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का होना अनिवार्य है। सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय हो उठते हैं। अतः सृजनशील समाज बनने के लिए संभाव्य अंतर्विरोधों और संघर्षों का होना अति आवश्यक है। निम्नलिखित 6 प्रश्नांशों के लिए निर्देश हैं। निम्नलिखित 2 लेखांशों में से प्रत्येक को पढ़िए और उनके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल लेखांशों पर ही आधारित होने चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र लोगों को विविध प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। खाद्य, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, बाढ़ नियंत्रण, मृदा स्थिरीकरण, परागण, जलवायु विनियमन, आध्यात्मिक परितोष तथा सौंदर्यपरक आनंद कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं। इनमें से अधिकांश लाभ या तो अप्रतिस्थापनीय हैं या उनको प्रतिस्थापित करने वाली प्रौद्योगिकी प्रतिषेधक रूप से महंगी हैं। उदाहरणार्थ, समुद्री जल का विलवणीकरण कर
पेय अलवण जल उपलब्ध कराया जा सकता है, किंतु यह अत्यधिक लागत पर ही संभव है। तेजी से बढ़ती मानव जनसंख्या ने वस्तुओं और सेवाओं की, विशेषकर खाद्य, अलवण जल, इमारती लकड़ी, रेशों और ईंधन की अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों की अत्यधिक बदल डाला है। इन अपरिवर्तनों ने मानव के कल्याण और आर्थिक विकास में भरपूर योगदान दिया है। ये लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की अल्पावधि वृद्धि दूसरों के दीर्घावधि आकर्षण की लागत पर हुई है। उदाहरणार्थ, खाद्य एवं रेशों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों से कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों की निर्मल जल प्रदान करने, बाढ़ नियंत्रित करने तथा जैव विविधता को आधार प्रदान करने की क्षमता में ह्रास हुआ है। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बढ़ती मानव जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है आध्यात्मिक परितोष पर, सौंदर्यपरक आनंद पर, पेय अलवण जल पर, खाद्य एवं रेशों के उत्पादन पर, जैव विविधता पर, तीसरा चौथा पांचवा सही लग रहा है, लेकिन कहीं लगातार है ही नहीं। तीसरा और पांचवा सही है, चौथा नहीं है। लेखांश के अनुसार बढ़ती मानव जनसंख्या से पेय अलवण एवं जनसंख्या और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तीव्रता के साथ बढ़ती मानव जनसंख्या ने वस्तुओं और सेवाओं की, विशेषकर खाद्य, अलवण जल, इमारती लकड़ी, रेशों और ईंधन के अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्रों को अत्यधिक बदल डाला है। इसके साथ ही खाद्य एवं रेशों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों से कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों को निर्मल जल प्रदान करने, बाद में नियंत्रित करने तथा जैव विविधता को आधार प्रदान करने की क्षमता में ह्रास हुआ है। लेखांश में उल्लेख है कि इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है। इस कथन में क्या अंतर्निहित है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। खाद्य एवं रेशों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं हुए हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों में अपरिवर्तनों से अल्पावधि में कुछ लोगों को चाहे क्षति पहुंच सकती है, किंतु दीर्घावधि में सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा। केवल पहला सही है। लेखांश में उल्लेख है कि इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है। इस कथन में अंतर्निहित है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तेजी के साथ बढ़ती जनसंख्या का वस्तुओं और सेवाओं की, विशेषकर खाद्य, अलवण जल, इमारती लकड़ी, रेशों और ईंधन पर तथा कुछ अन्य लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों को अपरिवर्तित करना अति आवश्यक है। प्रौद्योगिकी कभी भी पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का स्थान नहीं ले सकती है। न तो पहला सही है, न तो दूसरा सही है। परिच्छेद में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मानव जाति के कल्याण हेतु पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को अपरिवर्तित करना आवश्यक है। कथन एक गलत है। इनमें से अधिकांश लाभ या तो अप्रतिस्थापनीय है या मानकों या उनको स्थापित करने वाली प्रौद्योगिकी प्रतिषेधक रूप से महंगी है। उदाहरणार्थ, समुद्री जल का विलवणीकरण का पेय और लवण जल उपलब्ध कराया जा सकता है, किंतु यह अत्यधिक लागत पर ही संभव है।
परिच्छेद का उक्त अंश कथन 2 को सत्य प्रमाणित करती है, किंतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना गया है। एक नैतिक कृत्य हमारा अपना कृत्य होना चाहिए, हमारे अपने संकल्प से प्रस्फुटित होना चाहिए। यदि हम यंत्रवत कार्य करते हैं तो हमारे कृत्य में कोई नैतिक पुट नहीं होता। यह कृत्य तभी नैतिक होगा यदि हम यंत्र की तरह कार्य करने को उचित समझें, उसी प्रकार कार्य करें, क्योंकि ऐसा करते हुए हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। हमें अपने मन में यांत्रिक ढंग से कार्य करने और साभिप्राय कार्य करने के बीच विभेद रखना चाहिए। किसी राजा के लिए एक अपराधी को क्षमा दान देना नैतिक हो सकता है, किंतु इस क्षमा दान के आदेश का पालन करने वाला दूत राजा के इस नैतिक कृत्य में केवल एक यांत्रिक भूमिका का ही निर्वाह करता है, किंतु यह दूत केवल एक यांत्रिक भूमिका का ही निर्वाह करता है, किंतु यह दूत राजा के आदेश का यदि अपना कर्तव्य समझकर निर्वाह करे तो उसका कृत्य एक नैतिक कृत्य होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करता और स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है, नैतिकता को भला कैसे समझ सकता है। व्यक्ति कभी भी परम कल्याण की दृष्टि से रूढ़ि की अवज्ञा कर स्वयं अपने निर्णय से कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन लेखक के विचारों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? नैतिक कृत्य की पूर्ति के लिए अपने विवेक का प्रयोग आवश्यक है। किसी स्थिति के प्रति मनुष्य को अविलंब प्रतिक्रिया करनी चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही सही है। नैतिक होने के लिए मनुष्य को रूढ़ि की अवज्ञा करने में समर्थ होना चाहिए, ये भी गलत है। केवल तीसरा सही लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है, दूसरा कह रहा हूँ, पहला और चौथा सही है। नैतिक कृत्य की पूर्ति के लिए अपने विवेक का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि एक नैतिक कृत्य हमारा अपना कृत्य होना चाहिए, हमारे अपने संकल्प से प्रस्फुटित होना चाहिए। अतः कथन एक सत्य है। इसके अतिरिक्त कथन 4 के अनुसार नैतिक होने के लिए मनुष्य को रूढ़ि की अवज्ञा करने में समर्थ होना चाहिए भी सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करता और स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है, वह व्यक्ति नैतिकता को नहीं समझ सकता। सही है। लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैतिक कृत्य की निकटतम परिभाषा है? यह वरिष्ठों के आधिकारिक आदेशों पर आधारित यांत्रिक कृत्य है। यह अपने विवेक बोध पर आधारित कृत्य है, यही सही है, बी। लेखक के अनुसार नैतिक कृत्य की निकटतम परिभाषा यह अपने विवेक बोध पर आधारित कृत्य है। हमारा कृत्य तभी नैतिक होता है जब हम यंत्र की तरह कार्य करने को उचित समझते हैं तथा यंत्र की तरह कार्य करें, क्योंकि ऐसा करने पर हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। अर्थात नैतिक कृत्य हमारे विवेक बोध पर आधारित कृत्य है। लेखांश में एक कथन है कि स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है। ऐसे इसका निकटतम अर्थ क्या है? व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वह दबाव के प्रति अति प्रभाव्य है, वह कठिनाइयों चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, वह लकड़ी के कुंदे के समान है। पहला और दूसरा ज़्यादा सही है। लेखांश के कथन स्वयं के धारा के प्रवाह के साथ
लकड़ी के कुंडे के समान बह जाने देता है कि निकटतम अर्थ वह प्रभाव दबाव के प्रति अति प्रभाव है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वह नैतिकता को नहीं समझ सकता तथा उसकी वैचारिक शक्ति का विकास नहीं हो सकता। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश है। निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल लेखांशों पर ही आधारित होने चाहिए। जब कोई देश विदेशी प्रभुत्व के अधीन होता है तब वह किसी विलुप्त युग के सपनों में वर्तमान से पलायन ढूंढता है और अपने बीते महान कल की कल्पनाओं में सांत्वना पाता है। यह एक मूर्खतापूर्ण और खतरनाक विनोद है जिसमें हम में से अनेक मग्न रहते हैं। हम भारतीयों का यह आचरण भी उतना ही प्रश्नास्पद है कि हम अब भी यह सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से महान हैं, जबकि हम अन्य विषयों में विश्व में नीचे आ चुके हैं। आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में या भूखमरी और दुख के रहते हुए स्थापित नहीं की जा सकती है। बहुत से पाश्चात्य लेखकों ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि भारतीय परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश में निर्धन और अभागे लोग कुछ हद तक परलोक परायण बन जाते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी ही न बन जाएं, क्योंकि यह लोक प्रत्यक्षतः उनके लिए नहीं है। पराधीन जनों की भी यही स्थिति होती है। जैसे जैसे विकसित होकर कोई व्यक्ति परिपक्व होता है वैसे वैसे ही वह बाहरी वस्तुपरक दुनिया में न तो पूर्णतः तल्लीन रहता है न ही उससे संतुष्ट होता है। वह कुछ आंतरिक अर्थ भी ढूंढना चाहता है, कुछ मनोवैज्ञानिक और भौतिक संतोष भी तलाशना चाहता है। यही स्थिति जनों और सभ्यताओं की भी होती है। जैसे जैसे वे परिपक्व और विकसित होकर वयस्क होते हैं, प्रत्येक सभ्यता और प्रत्येक जन बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की इन समानांतर धाराओं को प्रदर्शित करते हैं। जब ये धाराएं आपस में मिल जाती हैं या एक दूसरे के सन्निकट रहती हैं तब संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। जब ये भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तथा मन और आत्मा को यंत्रणा देने वाली संकटावस्था उत्पन्न हो जाती है। लेखांश में उल्लेख है कि यह लोक प्रत्यक्षतः उनके लिए नहीं है या उन लोगों को निर्दिष्ट करता है जो विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते हैं, भूखमरी और दुख का जीवन जीते हैं, क्रांतिकारी बन जाते हैं। नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा। लेखांश में उल्लेख है कि यह लोक प्रत्यक्षता उनके लिए है नहीं है यह उन लोगों को निर्दिष्ट करता है जो भूखमरी और दुख का जीवन जीते हैं, क्योंकि भूखमरी और दुख के जीवन या स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में कोई भी व्यक्ति इस लोक का आनंद नहीं ले सकता। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा समानता का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। विदेशी प्रभुत्व के अधीन एक देश आध्यात्मिक अनुसरण में मग्न नहीं हो सकता। आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता अवरोधक है। पराधीन जन परलोक परायण बन सकते हैं। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। लेखांश में वर्णित है कि जब कोई देश विदेशी प्रभुत्व के अधीन होता है तब वह किसी विलुप्त युग के सपनों में वर्तमान में पलायन ढूंढता है और अपने बीते महान कल की कल्पनाओं में सांत्वना पाता है।
अतः इस पंक्ति से कथन एक असत्य है। लेखांश में वर्णित है कि आध्यात्मिकता या अन्य कोई महानता स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में या भूखमरी और दुख के रहते हुए संस्थापित नहीं की जा सकती। अतः कथन दो सत्य है। निर्धन और अभागे लोग कुछ हद तक परलोक परायण बन जाते हैं। तो कथन तीन भी सत्य है। उपर्युक्त लेखांश की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा पर, भूखमरी और दुख पर, सभ्यता के विकास पर, सामान्य लोगों की तन मन और आत्मा पर। पहला, उत्पीड़ित लोगों के विकास। उपर्युक्त लेखांश की विषय वस्तु उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा पर केंद्रित है। निर्धन और अभागे लोगों की मनोदशा परलोक परायण होने की होती है। उनकी मनोदशा क्रांतिकारी होने पर ही यह लोक उनके लिए होता है। लेखांश के अनुसार मन और आत्मा की यंत्रणा का कारण क्या है? विदेशी प्रभुत्व का प्रभाव। विदेशी प्रभुत्व से पलायन की इच्छा और बीते महान कला की कल्पनाओं में सांत्वना ढूंढना। बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के बीच संतुलन का अभाव। व्यक्ति की अक्षमता की न तो वह क्रांतिकारी ही बन पाता है, न ही परलोक परायण। सी सही है। लेखांश के अनुसार मन और आत्मा की यंत्रता का कारण बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के बीच संतुलन का अभाव है। प्रत्येक सभ्यता तथा प्रत्येक जन बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल लेखांश पर ही आधारित होने चाहिए। एक जाति जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपनी प्रचुरता के अनुपात से बढ़कर प्रभाव डालती है, उसे कुंजशिला यानी कि कीस्टोन जाति कहा जाता है। कुंजशिला कीस्टोन जाति की समुदायों की समृद्धि तथा पारिस्थितिकी तंत्रों में व्याप्त ऊर्जा और पदार्थों के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। समुद्री तारा पाइसेस्टर ओक्रेसियम भी, जो उत्तरी अमेरिका के प्रशांत सागरीय तट पर चट्टानी अंतर ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों में रहता है, कुंजशिला कीस्टोन जाति का एक उदाहरण है। इसका पसंदीदा शिकार मीटिलस कैलिफोर्नियास शंभू है। समुद्री ताराओं की अनुपस्थिति में यह शंभू अंतर ज्वारीय प्रदेश की विस्तृत पेटी में अपने अन्य प्रतियोगियों से संख्या में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उनके लिए स्थान नहीं छोड़ती। समुद्री तारे इन शंभुओं को ग्रास बना इस पेटी में अनावृत स्थान उत्पन्न कर देते हैं, जिसमें विविध प्रकार की अन्य जातियां अपने लिए स्थान बना लेती हैं। वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में 5 वर्ष की अवधि में अंतर्ज्वारीय प्रदेश के चयनित भागों से समुद्री तारों की बारंबार हटाकर जाति की समृद्धि पर पाइसेस्टर के प्रभाव को दर्शाया गया है। जिन क्षेत्रों में समुद्री तारों को हटाया गया था, उन क्षेत्रों में 2 प्रमुख परिवर्तन घटित हुए। प्रथम, शंभू संस्तर का निचला किनारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र में और नीचे विस्तृत हो गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि उन क्षेत्रों में जहां शंभू अपने अधिकांश समय जल आच्छादित रहती है, वहां समुद्री तारे उन्हें समूल नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, जिस प्रदेश से समुद्री तारों को हटाया गया, वहां अचानक नाटकीय ढंग से समुद्री जंतुओं और शैवालों की 28 जातियां विलुप्त हो गईं। अंततः उस पूरे अधः स्तर को उस क्षेत्र के प्रबल प्रतियोगी मीटिलस ने अकेले ही घेर लिया। पाइसेस्टर के
परभक्षण से प्रतियोगी संबंधों पर पड़ने वाला प्रभाव ही यह अधिकांशतः सुनिश्चित करता है कि चट्टानी अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों में कौन सी जातियों का जीवन बना रहता है। समुद्री तारे का अपना एक पसंदीदा शिकार होता है। कुंजशिला कीस्टोन जाति की उत्तरजीविता पसंदीदा शिकार से निर्धारित है। कुंजशीलता कीस्टोन जाति की विविधता को सुनिश्चित करती है। सी सही है। लेखांश का मर्म है कि कुंजशिला कीस्टोन जाति की विविधता को सुनिश्चित करती है। इसका पसंदीदा शिकार मिटिलस कैलिफोर्नियस है। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंभु सामान्यतया अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रबल जाति है। समुद्री तारों की उत्तरजीविता सामान्यतया शंभुओं की बाहुल्यता से निर्धारित होती है। इसमें न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है। कथन 1 तथा 2 दोनों ही गलत हैं। शंभु सामान्यतः या अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रबल जाति नहीं है, क्योंकि इन्हीं समुद्री तारे समूल नष्ट करने की क्षमता रखते हैं तथा समुद्री तारों की उत्तरजीविता शंभुओं से नहीं निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आशय लेखांश द्वारा व्यक्त होता है। शंभुएं सदा समुद्री तारों की कठोर प्रतियोगी बनी रहती हैं। प्रशांत महासागरीय तारे प्रशांत सागरीय तट के समुद्री तारे विकास क्रम के चरम पर पहुंच चुके हैं। समुद्री तारे अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के महत्वपूर्ण संघटक हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। डी केवल तीसरा। समुद्री तारे अंतर्ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के महत्वपूर्ण संघटक हैं। कुंजशिला कीस्टोन जाति की समुदायों की समृद्धि तथा पारिस्थितिकी तंत्रों में व्याप्त ऊर्जा और पदार्थों के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। समुद्री तारा भी कुंजशिला कीस्टोन जाति का एक उदाहरण है। निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं खाद्य जाल कुंजशिला कीस्टोन जाति से प्रभावित होते हैं। कुंजशिला कीस्टोन जाति की उपस्थिति जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की एक विशेषता है। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से कुंजशिला कीस्टोन जाति को पूर्ण हटा दिया जाए तो उससे पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल ध्वस्त रह जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। लेखांश के संदर्भ में मान्यता 1 वैध है, क्योंकि समुद्री तारे शंभुओं का ग्रास बनते हैं, जबकि शंभुओं का भोजन अन्य प्रजातियां हैं। समुद्री तारों के न रहने पर शंभुओं की जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिससे अन्य प्रजातियों का उपभोग उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं या खाद्य जाल कुंजशिला कीस्टोन जाति से प्रभावित होते हैं। मान्यता 3 भी लेखांश के अनुसार वैध है, क्योंकि लेखांश में कहा गया है कि कीस्टोन जाति के समुद्री तारों को हटाने से नाटकीय ढंग से समुद्री जंतुओं और शैवालों की 28 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अंततः उस पूरे अधःस्थल को अकेले मिटिलस ने घेर लिया। निम्नलिखित 5 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल लेखांश पर ही आधारित होने चाहिए। अब जबकि भारत में बच्चों को न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, यह तकलीफ भरा प्रश्न है कि क्या यह अधिकार केवल कागज तक सीमित रहेगा तथा वास्तविकता का रूप ले सकेगा। यह याद दिलाने की शायद ही जरूरत है कि यह अधिकार संविधान में प्रतिष्ठापित अन्य अधिकारों से अलग है, क्योंकि इसका लाभार्थी कोई 6
वर्षीय बच्ची न तो इसकी मांग कर सकती है, न ही अधिकार से वंचित होने अथवा उसका उल्लंघन होने पर कानूनी लड़ाई लड़ सकती है। सभी मामलों में वह वयस्क समाज ही है जिसे बच्चे की ओर से कार्रवाई करनी होगी। दूसरी विलक्षण बात यह है कि जब किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है तब बाद में दिया गया कोई भी मुआवजा न तो पर्याप्त न ही प्रासंगिक हो सकता है। इसलिए बाल्यावस्था बनी नहीं रहती। यदि किसी बच्चे की ओर से लड़ी गई कानूनी लड़ाई अंततः जीत भी ली जाती है तब भी यह उस बालक या बालिका के लिए किसी काम की नहीं होती, क्योंकि बाल्यावस्था में विद्यालय का जो अवसर खो चुका होता है वह जीवन में बाद के वर्षों में उसी प्रयोजन के लिए काम नहीं कर सकता। यह दुखद रूप से बालिकाओं के लिए संभवतया अधिक सत्य है, क्योंकि हमारे समाज के द्वारा उन्हें यदि मिलती भी है तो अल्प बाल्यावस्था ही मिलती है। भारतीय इतिहास में शिक्षा के अधिकार ने उस क्षण में विधि का रूप धारण किया है जिस समय मादा शिशु हत्या की दारुण प्रथा भ्रूण हत्या में पुनः उभर कर आई है। यदि समाज में गहनतर विक्षोभ का सूचक है तो बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली परंपरागत बाधाओं के साथ मिलकर उसे और बढ़ा रहा है। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक दुराग्रही पूर्वाग्रह हमारी पूरी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त है तथा शिक्षा प्रणाली इसे दूर कर पाने में असमर्थ रही है। लेखांश के संदर्भ में हित कथनों पर विचार कीजिए। जब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, वयस्क समाज उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं करता। देश में शिक्षा का अधिकार विधि के रूप में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? न तो पहला न तो दूसरा। लेखांश में उद्धृत है कि यदि बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो सभी मामलों में वह वयस्क समाज ही है जिसे बच्चे की ओर से कार्रवाई करनी होगी। अतः कथन एक असत्य है। दूसरा कथन भी असत्य है, क्योंकि लेखांश में यह भी उद्धृत है कि भारतीय इतिहास में शिक्षा के अधिकार ने उस क्षण में विधि का रूप धारण किया है जिस समय माता शिशु हत्या की दारुण प्रथा पुनः उभर कर आई है। इसलिए कथन विकल्प डी सही है। लेखांश के अनुसार बालिकाओं की शिक्षा प्राप्त करने में परंपरागत बाधाएं क्या क्या हैं? माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थता। समाज में बालिकाओं की भूमिका के विषय में रूढ़िवादी सोच। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध पूर्वाग्रह। शिक्षा की अनुपयुक्त प्रणाली। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। लेखांश के अनुसार बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में परंपरागत बाधाएं समाज में बालिकाओं की भूमिका के विषय में रूढ़िवादी सोच बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक दुराग्रही पूर्वाग्रह जो हमारी पूरी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त है। इसके अतिरिक्त हमारी शिक्षा प्रणाली जो इसे दूर करने में असमर्थ है। इसलिए कथन 2, 3, 4 सब सही हैं। लेखांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली के समान बनाना आवश्यक है। न तो एक सही है न तो दो। दिए गए लेखांश के आधार पर कथनों का निश्चित उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता। 1 और 2 दोनों सही नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस लेखांश के मूल संदेश को व्यक्त करता है? भारत ने यह घोषणा कर दी है कि देश के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। वयस्क समाज शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने हेतु इच्छुक नहीं है। शिक्षा के अधिकार की विशेषकर बालिकाओं हेतु सुरक्षा करना आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार के मुद्दे के प्रति उन्मुख होना चाहिए। तो सी सही है। लेखांश के मूल संदेश को कथन सी व्यक्त करता है, जिसके अनुसार शिक्षा के अधिकार की विशेषकर बालिकाओं हेतु सुरक्षा करना आवश्यक है। बालिकाओं के लिए दुखद रूप से यह सत्य है कि हमारे समाज के द्वारा उन्हें यदि मिलती भी है तो अल्प बाल्यावस्था ही मिलती है। अतः बालिकाओं के लिए शिक्षा के अधिकार का विशेष आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस लेखांश के निष्कर्ष को व्यक्त करता है? समाज बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के प्रति एक दुराग्रही पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष हेतु वयस्कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु कानूनी लड़ाई बहुधा लंबी और निषेधक होती है। बाल्यावस्था में व्याप्त होने वाली शिक्षा का कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं है। डी सही है। लेखांश के निष्कर्ष को कथन डी व्यक्त करता है, जिसके अनुसार बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा का कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं है, क्योंकि यदि किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है तब बाद में दिया गया कोई भी मुआवजा न तो पर्याप्त और न ही प्रासंगिक होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि बाल्यावस्था बनी रहती है। अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक कौशल, संचार कौशल। निम्नलिखित 8 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे 8 प्रश्नांश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश में एक स्थिति का वर्णन है, जिसके पश्चात उसके 4 संभव उत्तर दिए गए हैं। जिस उत्तर को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं उसे आप अपने उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही उत्तर चुनिए। उत्तरों का मूल्यांकन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्तता के स्तर के आधार पर किया जाएगा। कृपया सभी प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन 8 प्रश्नांशों के लिए उत्तर गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं है। एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक में उपस्थित न होने के कारण आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपका आसन अधिकारी, जिसने आपको इस बैठक की जानकारी नहीं दी थी, अब आप पर यह दबाव डाल रहा है कि आप इसका दोष उस पर नहीं डालें। ऐसे में आप क्या करेंगे? तथ्य की व्याख्या करते हुए अपना लिखित उत्तर भेजेंगे। अपने सर्वोच्च अधिकारी की को स्थिति से अवगत कराने के लिए उससे भेंट कर समय लेंगे। स्थिति को संभालने के लिए अपना दोष स्वीकार करेंगे। बैठक के समन्वयक पर इसका दायित्व डाल देंगे। पहला और दूसरा सही है। प्रश्नगत परिस्थितियों में आप तथ्य की व्याख्या करते हुए अपना लिखित उत्तर भेजेंगे अथवा अपने सर्वोच्च अधिकारी को स्थिति से अवगत करने में उससे भेंट का समय लेंगे। सही है, पहला ज़्यादा सही है। एक स्थानीय गुंडे ने आपकी खाली पड़ी ज़मीन पर अवैध निर्माण आरंभ कर दिया है। उसने ज़मीन खाली करने का आपका अनुरोध ठुकरा दिया है और आपको यह धमकी दे डाली है कि यदि आपने यह ज़मीन सस्ते दामों पर उसे नहीं बेची तो आपको भीषण परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? अपनी ज़मीन सस्ते दामों पर उसे बेच देंगे, आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस के पास जाएंगे, अपने पड़ोसियों से मदद मांगेंगे मदद मांगेंगे उस गुंडे से और अधिक कीमत पाने के लिए उससे बातचीत करेंगे, आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएंगे। यही होना चाहिए।
या उस गुंडे से और अधिक कीमत पाने के लिए उससे बातचीत करेंगे। ये भी सही है, डी भी सही है। प्रसंगत परिस्थिति में आप आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएंगे अथवा उस गुंडे से और अधिक कीमत पाने के लिए उससे बातचीत करेंगे। अगले 2 दिनों में अपने मुख्यालय के लिए आपको एक अति महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है। अचानक ही आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आपका कार्यालय आप पर यह जोर डाल रहा है कि आप कार्य को पूरा करें। ऐसे में आप क्या करेंगे? अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे। अपने मुख्यालय को सूचित करेंगे कि आप समय से कार्य पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। अपने मुख्यालय को एक वैकल्पिक व्यक्ति का नाम सुझाएंगे जो कार्य पूरा कर सकता है। ठीक होने तक अलग बने रहेंगे। ये तीसरा वाला ही ज़्यादा मुझे सही लगा। प्रश्नगत परिस्थिति में आप काम पूरा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे अथवा अपने मुख्यालय को एक वैकल्पिक व्यक्ति का नाम सुझाएंगे जो कार्य पूरा कर सकता है। किसी एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भूकंप के बाद जीवित बचे लोगों को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपको प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपकी हर संभव कोशिश के बावजूद लोग आपके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप राहत के लिए दी गई राशि से पैसे बना रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि इस संबंध में जांच पड़ताल प्रारंभ की जाए। अपने वरिष्ठ अधिकारी से निवेदन करेंगे कि वे आपके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दें। इन आरोपों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, कार्य में आगे कोई पहल नहीं करेंगे। पहला और सी प्रसंगत परिस्थिति में आप चाहेंगे कि इस संबंध में जांच पड़ताल आरंभ की जाए अथवा इस आरोपों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आपको अल्प सूचना पर नौकाएं भाड़े पर लेने का दायित्व दिया गया है। नौका मालिकों द्वारा बढ़ाई गई कीमतों को देखने पर आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार की अनुमोदित दर से लगभग 3 गुना अधिक है। ऐसे में आप क्या करेंगे? न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे, मामले को सरकार के पास भेज देंगे और प्रतीक्षा करेंगे। नौका मालिकों की धमकी देंगे कि उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है, कि प्रस्ताव को रद्द कर नई कीमतें मंगवाएंगे। न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे। प्रश्नगत परिस्थिति में आप न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे अथवा नौका मालिकों को धमकी देंगे कि उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। निम्नलिखित युक्ति पर विचार कीजिए। अध्यापक होने के लिए कॉलेज के स्नातक होना आवश्यक है। सभी कवि निर्धन होते हैं। कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं। कोई कॉलेज का स्नातक निर्धन नहीं है। उपर्युक्त युक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष नहीं है? कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं हैं। युक्ति के अनुसार अध्यापक के लिए कॉलेज का स्नातक होना आवश्यक है। सभी कवि निर्धन होते हैं। कुछ गणितज्ञ कवि हैं। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं हैं, इसलिए क्योंकि कॉलेज का कोई पुस्तक स्नातक निर्धन नहीं है। अतः कथन ए वैध है, जबकि कथन बी वैध निष्कर्ष नहीं है। कथन बी के अनुसार कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं हैं। युक्ति से ऐसा कोई मान्य निष्कर्ष नहीं निकलता। कथन सी के अनुसार कोई अध्यापक निर्धन नहीं है, क्योंकि युक्ति के अनुसार कोई स्नातक निर्धन नहीं है तथा अध्यापक होने के लिए स्नातक होना आवश्यक है। कथन डी भी सत्य है, क्योंकि कवि निर्धन है।
अतः वे अध्यापक नहीं हैं। चौथी समा। उत्तर दक्षिण जाति एक सड़क पर आमने सामने ए एवं बी के घर हैं, जिसमें ए का घर पश्चिम ओर और पश्चिम ओर है। ए अपने घर से बाहर आता है, बाएं मुड़ता है, 5 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलकर डी के घर के सामने पहुंच जाता है। बी भी ठीक ऐसे ही करता है और सी के घर के सामने पहुंच जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं। सी के घर का मुख्य दक्षिण की ओर है। सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किमी से दूरी पर हैं। उत्तर दक्षिण जाती सड़क पर ए एवं बी के घर आमने सामने हैं। ए का घर पश्चिम की ओर है। ए अपने घर से बाएं निकलकर बाएं मुड़ता है, 5 किमी चलता है तथा दाएं मुड़कर 5 किमी चलता है, डी के सामने पहुंचता है। इसी प्रकार बी भी चलता है। अतः चित्र देखकर हम कह सकते हैं कि सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए और उसके पश्चात दिए गए 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एक ही परिवार के सदस्य हैं। 2 पिता हैं, 2 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं, 3 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है। यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। ई पुरुष नहीं है। परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा है। बी एक पुरुष है। डी का ई से क्या संबंध है? डी ई का पति है तथा परिवार में सबसे बड़ा है और सी का दादा है। इस समूह में स्त्रियां कौन कौन हैं? इस समूह में ई और ए स्त्रियां हैं। ई डी की पत्नी है तथा ए बी की पत्नी एवं सी की माँ है। किसकी पत्नी अध्यापिका है? डी की। बी की पत्नी एक अध्यापिका है तथा बी एक वकील है एवं ई और बी की माँ किसी भी व्यवसायी की पत्नी नहीं है। निर्णय लेने और समस्या समाधान हेतु क्षमता। एक अकेले महामारी पीड़ित गांव में आप रोग निरोधक टीके का वितरण कराने वाले प्रभारी अधिकारी हैं और आपके पास केवल एक ही रोग निरोधक टीका बचा हुआ है। इस टीके की ग्राम प्रधान को और उसी गांव के एक निर्धन को भी ज़रूरत है। आप पर यह दबाव बना हुआ है कि आप यह टीका ग्राम प्रधान को दे दें। ऐसे में आप क्या करेंगे? दोनों को ही टीका न देकर आप टीके की अगली खेप की पूर्ति अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कार्यवाही शुरू कर देंगे। किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से गांव के उस निर्धन के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। दोनों को कहेंगे कि डॉक्टर से मिलें और टीके की आवश्यकता के बारे में उसकी सलाह लेकर आएं। किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से ग्राम प्रधान के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। बी या डी सही है। प्रश्नगत परिस्थिति में आप किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से गांव के उस निर्धन के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे अथवा किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से ग्राम प्रधान के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। अपने शीत ऋतु में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा बनाने की एक परियोजना अपने हाथों में ली है। इन रैन बसेरों को स्थापित करने के 1 सप्ताह के भीतर ही आपको उस क्षेत्र के निवासियों से चोरियों के मामले बढ़ने की शिकायतों के साथ यह मांग प्राप्त हुई है कि रैन बसेरे हटा दिए जाएं। ऐसे में आप क्या करेंगे?
आप निवासियों से कहेंगे कि वे इस मामले में पुलिस स्टेशन पर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। आप निवासियों को यह विश्वास दिलाएंगे कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। हाँ, आप निवासियों से कहेंगे कि किए गए मानवतावादी प्रयास को समझें। आप निवासियों की शिकायत को अनदेखा कर परियोजना को जारी रखेंगे। पहला बी सही लग रहा है या सी भी सही है। प्रश्नगत परिस्थिति में आप निवासियों को यह विश्वास दिलाएंगे कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, अथवा निवासियों से कहेंगे कि वे किए गए मानवतावादी प्रयास को समझें। एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपके पास आपके प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वाले उसे पर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। उसके माता पिता सामाजिक दबावों के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर होगा कि वह इस स्थिति से समझौता कर ले। आप उसके माता पिता के आपसे पास आने पर ही कार्रवाई करेंगे। आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि वह पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करे। यही सही है। सामान्य मानसिक क्षमता। निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। दौड़ में केवल छात्र ही भाग ले सकते हैं। दौड़ में भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं हैं। दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। उपर्युक्त कथनों से निम्नलिखित कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? दौड़ के सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। सभी छात्रों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं। ए बी सी में से कोई सही नहीं है, तो सी सही है। कथन 1 के अनुसार दौड़ में केवल छात्र ही भाग ले सकते हैं, अर्थात गैर छात्र भाग नहीं ले सकते हैं। कथन 2 के अनुसार दौड़ में भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं हैं, अर्थात दौड़ में बालक तथा बालिकाएं दोनों भाग लेते हैं। कथन 3 के अनुसार दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है, अर्थात तीनों कथनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं। निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों में प्रत्येक के भीतर 4 कथन हैं। इन 4 कथनों में से 2 ऐसे हैं जो एक साथ दोनों सही नहीं हो सकते, किंतु दोनों ही गलत हो सकते हैं। कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन 2 कथनों को पहचानिए जो उपर्युक्त नियमों को संतुष्ट करते हैं। प्रत्येक कथन समुच्चय के उपरांत दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। सभी पशु मांसाहारी होते हैं। कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते। पशु मांसाहारी नहीं होते। कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। कथन 1 के अनुसार सभी पशु मांसाहारी होते हैं, किंतु यह कथन असत्य है, क्योंकि कुछ पशु जैसे बकरी, गाय इत्यादि मांसाहारी नहीं होते। कथन 2 के अनुसार कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते हैं, अतः यह कथन सत्य है। कथन 3 के अनुसार पशु मांसाहारी नहीं होते हैं, अतः यह कथन भी असत्य है, क्योंकि कुछ पशु जैसे शेर, चीता इत्यादि मांसाहारी होते हैं। कथन 4 के अनुसार कुछ पशु मांसाहारी होते हैं, अतः यह भी कथन सही है। इसलिए ए और कूट ए में 1 और 3 कथन असत्य हैं, जो सही उत्तर के कूट हैं। निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। सभी रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं। कुछ रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं। कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती है। कुछ रेलगाड़ियां डीजल इंजन से नहीं चलती हैं, तो पहला और तीसरा सही है।
कथन एक के अनुसार सभी रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि कुछ रेलगाड़ियां इलेक्ट्रिक विद्युत से चलती हैं। कथन 2 के अनुसार कुछ रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं। यह कथन सत्य है। कथन 3 के अनुसार कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि कुछ रेलगाड़ियां डीजल इंजन से भी चलती हैं। कथन 4 के अनुसार कुछ रेलगाड़ियां डीजल इंजन से नहीं चलती है, अर्थात कुछ रेलगाड़ियां विद्युत से चलती हैं, अतः कथन 4 सत्य है। अतः कथन 1 एवं 3 दोनों असत्य कथन है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नीचे दी गई आकृतियों पर विचार कीजिए। लुप्त संख्या क्या है? 2 यहाँ पे 2 6 है और 8 80 और 24 है, इसमें 3 है और यही बताना क्या है, और 120 है और 36 है। तो लुप्त संख्या क्या है? 7 8 9 10। तो देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए 2 त्रिक 6 हुआ और 2 त्रिक 6, 6 चौक 24 और 24 त्रिको 25 3 75 72 और 2 और 4 2 चौको 8, तो 72 और 8 80। तलुप संख्या 3 गुणे 3 बराबर 9। यहाँ पे भी वही है, 3 त्रिको 9, 9 चौको 36, 3 त्रिकी 9, 9 चौको 36 और 36 त्रिको जो भी हो, उसके बाद 3 चौको 12, 12 जोड़ेंगे तो 108 और 12 120। अतः लुप्त संख्या 3 गुणे 3 अर्थात 9 है। नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति ए से बी तक हमेशा रेखाओं के साथ दाहिनी दिशा में अथवा नीचे की दिशा में बढ़ते हुए जाता है। वह कितने अलग अलग मार्ग अपना सकता है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 4 5 6 7 कितने मार्ग अपना सकता है? तो अतः ए से बी तक 6 अलग अलग मार्गों द्वारा पहुंचा जा सकता है। 6 अलग अलग मार्गों द्वारा। जैसे देखिए ये 1 2 3 इधर से एक रास्ता हो गया और एक इधर से एक रास्ता हो गया और एक रास्ता इधर से हो गया और एक रास्ता इधर से हो गया, एक रास्ता इधर से हो गया और एक रास्ता इधर से हो गया। तो 6 अलग अलग मार्गों द्वारा जा सकता है। निम्नलिखित आकृति पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नांशों का उत्तर दीजिए। उपरोक्त ग्रिड में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? 27 26 23 22। ग्रिडों में त्रिभुजों की संख्या गिनने पर 23 है। 23 है, कैसे गिनते हैं इसको? एक इसमें 1 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें 23 दिया हुआ है आंसर। अब मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे काउंट कर रहा हूँ तो 27 हो रहे हैं, लेकिन 23 दिया हुआ है तो देखते हैं क्या है। किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14वें स्थान पर हैं और श्रीमान वाई अंत में 17वें स्थान पर हैं, जबकि श्रीमान जेड श्रीमान एक्स और श्रीमान वाई के ठीक मध्य में है। श्रीमान एक्स यदि श्रीमान वाई के आगे हैं
और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, तो श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं? 6, 7, 8 है और 9। तो इसमें से 8वां सही है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 48 है। श्रीमान जेड श्रीमान एक्स तथा श्रीमान वाई के ठीक बीच में है। ठीक है। अतः एक्स तथा वाई के बीच के कुल व्यक्तियों की संख्या 48 है। 14 प्लस 17 48 माइनस 14 प्लस 17 यानी कि 48 माइनस 31 बराबर 17। श्रीमान जेड और एक्स वाई के ठीक मध्य में है, अतः उनका स्थान n+1/2 18+1/2 यानी कि 18/2 मतलब कि 9वां स्थान। अतः श्रीमान जेड का स्थान एक्स तथा वाई से 9वां है तथा दोनों के मध्य अर्थात एक्स और जेड के मध्य 8 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे आंकिक क्षमता की बात आ गई। तो नीचे दिए गए नामतः ए बी सी और डी 4 आयु पिरामिड अलग अलग 4 देशों को निरूपित करते हैं, उन पर विचार कीजिए। ये आयु हो गया, ये आयु वर्ग प्रतिशत हो गया। तो इनमें कौन सा एक घटती जनसंख्या को इंगित करता है? यहाँ पतला है, यहाँ मोटा हो गया है, पतला है, यहाँ मोटा हो गया है, यहाँ पतला है, यहाँ मोटा है, फिर यहाँ पतला है, और ये तो पतला है, इधर मोटा हो गया। तो ये जो है सी सही है। सी घटती आयु वर्ग की जनसंख्या को इंगित करता है। नीचे दिए गए चित्र में नामतः ए बी सी एवं डी 4 वक्र प्रस्तुत हैं। चित्र का अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नांशों का उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा एक वक्र चर घातांकी वृद्धि को इंगित करता है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दिए गए वृत्त संचित्र पाई चार्ट शहर ए तथा शहर बी 2 शहरों में रोगियों से मिले रोग वर्गों को अलग अलग दर्शाता है। वृत्त संचित्र में रोग वर्गों को रोगियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में अंकित किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर वृत्त संचित्र के पश्चात दिए गए 2 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेज इन टाउन ए। शहर ए में रोगों का वितरण। अन्य 13%, डायबिटीज 18%, उच्च रक्तचाप 13%, हृदय रोग 22%, मोटापा 34%। शहर बी में रोगों का वितरण। अन्य 20%, डायबिटीज 24%, उच्च रक्तदाब 19%, हृदय रोग 30%, मोटापा 28%। दोनों शहरों में से किस शहर में डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है? किसमें ज़्यादा है? तो जोड़ना पड़ेगा पहले। ये शहर बी या दोनों बराबर हैं, कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता। तो दोनों शहर ए और बी में डायबिटीज से ग्रस्त रोगियों की संख्या की तुलना करके यह बताने के लिए किस शहर में अधिक रोगी हैं इसका अनुमान सही नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि शहरों के व्यक्तियों की कुल निश्चित संख्या की जानकारी नहीं है। दिस इज राइट। इन आलेखों के आधार पर हम उन व्यक्तियों के बारे में क्या कह सकते हैं जिन्हें एक से अधिक रोग हैं? शहर ए में एक से अधिक रोग वाले व्यक्तियों के होने की संभावना है। शहर बी में एक से अधिक रोगों वाले व्यक्तियों के होने की संभावना है। ए और बी दोनों शहरों में एक से अधिक रोगों वाले व्यक्तियों के होने की संभावना है। कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता।
शहर बी में एक से अधिक रोगों को होने वाले कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता। तो शहर बी में एक से अधिक रोगों वाले व्यक्तियों के होने की संभावना अधिक है। क्योंकि शहर बी में रोगियों का प्रतिशत 24 + 19 + 30 + 28 + 20 बराबर 121% है। शहर ए के रोगियों में 18 + 13 + 22 + 34 + 13 100% है से अधिक है। निम्नलिखित वेग समय आलेख पर विचार कीजिए। यह आलेख दो ऐसी रेलगाड़ियों को दर्शाता है जो समांतर पटरियों पर एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। ये बी है और ये रेलगाड़ी ए है। ये वेग है और ये समय है। उपयुक्त आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। रेलगाड़ी बी का प्रारंभिक त्वरण रेलगाड़ी ए के प्रारंभिक त्वरण की अपेक्षा अधिक है। रेलगाड़ी बी सदा रेलगाड़ी ए की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ रही है। समय टी पर दो रेलगाड़ियों का वेग समान है। समय इकाई में दोनों रेलगाड़ियां एक समान दूरी तय करती हैं। यही सही है डी। कथन डी असत्य है। अच्छा, इसमें कौन कथन सही नहीं? डी असत्य है क्योंकि +0 समय इकाई में दोनों रेलगाड़ियों में रेलगाड़ी बी रेलगाड़ी ए की अपेक्षा अधिक दूरी तय करती है। कथन ए बी सी सही है। रेलगाड़ी ए बी का प्रारंभिक त्वरण रेलगाड़ी ए के प्रारंभिक त्वरण की अपेक्षा अधिक है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं तथा किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अतः रेलगाड़ी बी रेलगाड़ी ए की अपेक्षा तेज दौड़ रही है। निम्नलिखित दूरी समय आलेख पर विचार कीजिए। यह आलेख ए बी और सी 3 ऐसे धावकों को दर्शाता है जो साथ साथ 30 की दौड़ लगा रहे हैं। उपयुक्त आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दौड़ ए में धावक ए की जीत हुई। प्रथम 25 किमी तक धावक बी 25 किमी तक धावक ए से आगे था। धावक सी शुरू से ही बहुत धीरे दौड़ रहा था। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। दौड़ में धावक एक की जीत हुई और बी जो है धावक ए से आगे था। सही बात है। सी शुरू से ही धीरे दौड़ रहा था। नहीं, बी ये पहले आगे था सी। आलेख से यह स्पष्ट होता है कि धावक ए दौड़ में सबसे आगे है। अतः कथन एक सही है। दौड़ में सबसे आगे ए और उसके बाद बी तथा सबसे पीछे सी है। चित्र को देखने से यह भी स्पष्ट है कि प्रथम 25 किमी तक धावक ए से आगे था। अतः कथन 2 भी सही है। कथन सी के लिए यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि धावक सी शुरू से ही बहुत धीरे दौड़ रहा था। कथन 3 सही है, असत्य है। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए, उसके उपरांत दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और आकृति के नीचे दिए गए 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। किसी दावत में शामिल होने के दौरान एक व्यक्ति संदूषित जल के संपर्क में आया। उसे कुछ दिनों बाद बुखार आ गया और दस्त लग गया। शुरू के कुछ दिनों तक वह बुखार और दस्त को भुगतता रहा।
फिर उसने डॉक्टर से दवा ली। उपचार शुरू करने के पश्चात शीघ्र ही उसे आराम आना शुरू हो गया और वह कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। निम्नलिखित आलेख में उस व्यक्ति की रुग्ण अवस्था के विभिन्न चरण वक्र के ए बी सी डी और ई क्षेत्रों के रूप में दर्शाए गए हैं। वक्र का कौन सा क्षेत्र संक्रमण के तद्भव चरण के संगत है? ए। वक्र का ए क्षेत्र संक्रमण के उद्भवन चरण के संगत है। हाँ, स्टार्टिंग यहीं से हुआ है। वक्र के किस क्षेत्र से इंगित होता है कि उस व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण प्रकट होने शुरू हुए हैं? बी से। वक्र के बी भाग से यह इंगित होता है कि उस व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण प्रकट होने शुरू हुए हैं क्योंकि ए से बी तक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। वक्र के किस क्षेत्र से इंगित होता है कि उपचार से प्रभावी राहत प्राप्त हुई है? सी डी ई। यह वक्र उपचार को नहीं दर्शाता है। सी ई उपचार को नहीं दर्शाता है, तो ई सही है। वक्र के ई क्षेत्र से सूचित होता है कि उपचार से प्रभावी राहत हुई है क्योंकि जीवाणुओं की संख्या चरम बिंदु डी से ई तक कम हुई है। शहर ए से शहर बी तक जाने के लिए 4 रास्ते हैं तथा शहर बी से शहर सी तक जाने के लिए 6 रास्ते हैं। शहर ए से शहर सी तक जाने के लिए कितने रास्ते संभव हैं? 24। शहर ए से शहर बी तक जाने के लिए रास्तों की संख्या 4 है तथा शहर बी से सी तक जाने के लिए रास्तों की संख्या 6 है। अतः शहर ए से शहर सी तक जाने के लिए रास्तों की संख्या 24 होंगी। किसी निर्माण कार्य की संविदा में एक निर्धारित तिथि के परे कार्य समापन में देरी के लिए दंड का विनिर्देश किया गया है, जो इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए ₹250, तीसरे दिन के लिए ₹300 इत्यादि। प्रत्येक परवर्ती दिन के लिए दंड पिछले दिन से ₹50 अधिक है। यदि कार्य समाप्त होने से 10 दिन अधिक लगते हैं तो ठेकेदार को कितना दंड अदा करना चाहिए? 4250 रुपये। अभीष्ट श्रेणी प्राप्त होती है जो कि एक समांतर श्रेणी है। 200, 250, 300 10 दिनों के लिए यहाँ दिया गया है। ए बराबर 200, डी बराबर 50, एन बराबर 10। अब एस बराबर n/2। अब 2a + n-1d। इस तरह से 10/2 फिर 2 × 200 + 10-1 फिर 50 फिर 5 फिर कोष्ठक में 400 + 9 × 50। तो ये 450 हो जाएगा। ये 5 रहेगा कोष्ठक की ब्रैकेट के बाहर और 400 + 450 850 हो गया। अब ये इंटू होगा 5 × 850 बराबर 4250। अभीष्ट अर्थदंड 4250 रुपये। नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। ये आकृति है, ध्यान से देखिए। P1, P2 और बीच में S। ऊपर दी गई आकृति में OP1 और OP2 दो समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के अनुलंब स्थित हैं। OP1 दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश पुंज की दिशा S है। ऐसे में P2 दर्पण से परावर्तित प्रकाश पुंज की दिशा क्या होगी? S दिशा के अनुलंब। S दिशा से 45 डिग्री पर। S दिशा के विपरीत और समानांतर। S दिशा से 60 डिग्री पर।
एस दिशा के विपरीत और समानांतर। दी गई उपर्युक्त आकृति दोनों समतल दर्पण OP1 और OP2 में से यह ज्ञात होता है कि OP दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश पुंज की दिशा S है। ऐसे में OP2 दर्पण से परावर्तित प्रकाश पुंज की दिशा S दिशा के विपरीत और समांतर होगी। नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। ऊपर दी गई आकृति में यदि किन्हीं भी दो निकटवर्ती क्षेत्रों में एक जैसा रंग नहीं भरना हो तो इस आकृति में रंग भरने के लिए कम से कम कितने अलग अलग रंगों की जरूरत होगी। 3. मान लिया कि 1, 2 एवं 3 अंक अलग अलग रंगों को दर्शा रहे हैं। अब आकृति में 3 प्रकार से रंग भरे जा सकते हैं। 1, 2, 3। नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नांशों का उत्तर दीजिए। 15 है इसमें और इधर 48 है। ऊपर दिए गए अनुसार एक वर्ग को 4 आयतों में विभक्त किया गया है। आयतों की भुजाओं की लंबाई धनपूर्ण संख्याएं हैं। आकृति में 2 आयतों के क्षेत्रफल अंकित हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? वर्ग की प्रत्येक भुजाई की लंबाई क्या है? अच्छा, वो जो 15 वाला है। ऊपर दिए गए वक्र को 4 आयतों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे छोटे आयत का क्षेत्रफल 15 गुणे 15 है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 5/15 है तथा सबसे बड़े आयत का क्षेत्रफल 48 है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 8×6 48। इस प्रकार वर्ग की भुजा बराबर 3 + 8 या 6 + 5 6 + 5 बराबर 11। अतः जो है 11 जो है इसका सही आंसर होगा। तीन व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले? 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, 50 मीटर 40 सेंटीमीटर, 75 मीटर 60 सेंटीमीटर, 100 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे। तीनों व्यक्तियों के कदमों के माप क्रमशः हैं 40, 42 तथा 45 सेंटीमीटर। तो इनका LCM निकालेंगे तो होगा 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, त्रिक 72, 72 पचे 7, पचे 35, 2 पचे 10, 360 और 7 3 7 21, 6 18 गड़बड़ काउंट कर पा रहा हूँ, लेकिन इनको करने के बाद 2520 सेंटीमीटर होगा। अभीष्ट न्यूनतम दूरी 2520 सेंटीमीटर। अब 2520 सेंटीमीटर अपान 100 तो 25.20 यानी 25 मीटर 20 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। एक व्यक्ति के पास ₹1 तथा ₹2 के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं और धनराशि ₹75 है तो उसके पास ₹1 तथा ₹2 सिक्कों की संख्या क्रमशः है। माना कि एक रुपये के सिक्कों की संख्या x तथा 2 रुपये की y है तो x + y बराबर 50। फिर यहाँ अनंत है और नीचे x + 2y बराबर 75।
दूसरा इक्वेशन है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर -y बराबर -25 या y बराबर 25, तो x प्लस वाई बराबर 50, फिर x प्लस वाई 25 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 50 माइनस 25, अर्थात x बराबर 25। अतः x तथा y के सिक्कों की संख्या क्रमशः 25-25 है। यदि एक समान गति से चलने पर एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किमी दूरी तय करती है, तो इनके द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात है? 5 संबंधी 8। चलिए देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि बस तथा रेलगाड़ी की गति एक समान है। अभिष्ट अनुपात है बस द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी अपान रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी। तो यहाँ 160 है, यहाँ 4/320 बराबर 160 अपान 4 गुणे 5/320 बराबर 40 अपान 1 इंटू 1/64 इक्वल टू 40 अपान 64। जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो अब इसका 5 हो गया, इसका 8 हो गया, 8×5 = 40, 8 × 64। तो अब और कितना हो रहा है? 518, 518 कह रहा हूँ, 5:8। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है। 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तथा 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है। 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% विद्यार्थी फुटबॉल और 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। क्रिकेट 60 प्लस 10 प्लस 30 यानी कि विद्यार्थियों की अभीष्ट संख्या जो न क्रिकेट खेलते हैं और न तो फुटबॉल खेलते हैं। 100 माइनस 50 प्लस 20 प्लस 10 अर्थात 100 माइनस 80 बराबर 20, यानी कि 20%। एक गांव की जनसंख्या 40 है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता है। इसके पास एक पानी की टंकी है जिसकी माप 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर है। पानी की टंकी का जल कितने दिनों में समाप्त होगा? 3 दिनों में। जैसे देखिए, गांव की जनसंख्या 4000 व्यक्ति, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आवश्यकता 150 लीटर। गांव के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक जल की आवश्यकता 4000 इंटू 150 लीटर बराबर 60,000 लीटर बराबर 600 मीटर क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब। टंकी का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर बराबर 1800 मीटर क्यूब। अभीष्ट दिनों की संख्या 1800 मीटर क्यूब अपान 600 मीटर क्यूब बराबर 3 दिनों में। प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्रा का औसत प्राप्तांक n अंक है। यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या है? n+5। देखिए, चूँकि छात्र का प्रथम 3 परीक्षणों में औसत प्राप्तांक n है, चौथे परीक्षण में
पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है। अतः अभीष्ट औसत 4n+20/4 यानी कि 4n+4+20+n बराबर n+5। आंसर n+5। इन व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित हैं तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? 2/3। मानव व्यक्तियों की कुल संख्या 100 है। पुरुषों की संख्या 70, महिलाओं की संख्या 30 है। विवाहित व्यक्तियों की संख्या 30%। विवाहित पुरुषों की संख्या 70 गुणे 2/7 बराबर 20। अतः विवाहित महिलाओं की संख्या 30 - 20 बराबर 10। अतः विवाहित महिलाओं की संख्या 30 - 10 बराबर 20। महिलाओं का शुद्ध अविवाहित भाग 20/30 यानी कि 2/3 है। निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए और उसके पश्चात दिए गए 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। सर्वेक्षण में कुल व्यक्तियों की संख्या 2878 है, जिसमें पुरुष 1652, महिला जो है 1226। 2878 - 1952 1226। ऊट 1425 - 600 बराबर 825। अनिर्णित 1652 - 825 - 796 1652 - 1621 बराबर 31। ये विरुद्ध 796। और महिला में ऊट 1226 - 430 + 196 यानी 1226 - 625 बराबर 600। विरुद्ध 1226 - 796 बराबर 430 है। अनिर्णित 196। किसी प्रस्तावित अभ्युपाय को लागू करने से पूर्व उस पर किए गए सर्वेक्षण में 2878 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इनमें 1652 पुरुष थे। 1226 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया, जिनमें से 796 पुरुष थे। 1425 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। 196 स्त्रियां अनिर्णित थी। कितनी स्त्रियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया? 600। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 2878। पुरुषों की संख्या 1652, स्त्रियों की संख्या 2878 - 1652 1226। प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1226। प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या 796 यानी कि प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने वाली स्त्रियों की संख्या 796 1296 - 796 यानी 430 है। अनिर्णित स्त्रियों की संख्या 196। अतः प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाली स्त्रियों की संख्या 1226 - 430 + 196 बराबर 1226 - 626 बराबर 600 सही है। 70वां। कितने पुरुष अनिर्णित थे? 31। प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाली स्त्रियों की संख्या 600 है तथा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाली स्त्रियों की संख्या 430 है। प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या 796 है। प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या 1425 - 600 बराबर 825। अनिर्णित मतों की संख्या 2878 - 600 + 430 + 796 + 825 बराबर 2878 - 2652 बराबर 227। पुरुषों के अनिर्णित मतों की संख्या 227 - 196 बराबर 31 आंसर है। कितनी स्त्रियां प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थीं? 430, 496, 526, 1226। तो 430
30 है। प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1226 है। प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या 796 है। प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने वाली स्त्रियों की संख्या 1226 माइनस 796 बराबर 430 है। अब यहाँ अंग्रेजी भाषा का कंप्रेहेंशन दिया हुआ है, जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस से बाहर है ये, तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहीं पे नहीं पढ़ेंगे।